गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेलकम टू ऑल, वेलकम इन संस्कृत टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब मिलकर के संस्कृत में एक सुंदर चैप्टर जो कि संस्कृत का ही महत्व दिखाने वाला है उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। यहाँ पर संस्कृत विषय को लेकर के बिलक बिलक बातें, संस्कृत भाषा को लेकर के उनकी विशिष्टता को लेकर के कुछ बातें यहाँ पर करी गई है, उसे समझाई गई है। आइए उन बातों को देखते हैं जो संस्कृत भाषा को हम पढ़ रहे हैं। पूरे साल पर्यंत हमने, पूरे वर्ष पर्यंत हमने जिसको पढ़ा, जिसको समझा, जिसको सीखा, जिसको हमने एक्सेप्ट किया, उसकी परीक्षाएं भी दी और उसमें हम बहुत अच्छी तरह से मार्क भी लाए और बहुत ही आगे भी बढ़ने के लिए, बहुत सारे क्षेत्र में जाने के लिए संस्कृत भाषा बहुत ही उपयोगी है। ये हमने बहुत सारी बातें करी है, लेकिन हमारे एक चैप्टर के रूप में ये हमें क्या सिखाना कहना चाहते हैं वो थोड़ा हम समझेंगे, संस्कृत भाषा के महत्व को जानेंगे। बहुत सारी बातें संस्कृत भाषा को लेकर के हम कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे सारे भाषाओं की माता है। संस्कृत भाषा जो कि यद्यपि किसी मनुष्य के द्वारा बनी हुई नहीं है, लेकिन वो वेद से प्राप्त हुई भाषा है और उसी को एक ग्रामर के रूप में, एक भाषा के रूप में, एक बोलने की बोली के रूप में हम लोगों ने स्वीकार किया और उसी में भी ज्यादातर और बहुत ही शीघ्रता से इसे एक्सेप्ट करने वाले भारतीय लोग जो है, जो अपने सिलेबस के रूप में और अपनी भाषा के रूप में इसे ही अपनी माँ के रूप में मानते हैं, क्योंकि हम सब अपनी माता के रूप में इस भाषा को देखते हैं और सभी भाषा की माँ के रूप में हम इसे समझते हैं, मानते हैं। इस प्रकार ये भाषा, संस्कृत भाषा जो कि भाषा की जननी है, जो योग से लेकर भोग पर्यंत और यम नियम से लेकर समाधि पर्यंत, शिक्षण से लेकर के संस्कार पर्यंत चलने वाली ये दिव्य भाषा है। आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, व्यवहारिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक, बाल्य से लेकर वृद्धावस्था पर्यंत सब जगह हमारे जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाली ये भाषा है। आइए इस भाषा के बारे में कुछ समझने का प्रयास करें। वेलकम इन संस्कृत एंड वेलकम इन अवर न्यू चैप्टर संस्कृत भाषायाः वैशिष्ट्यम। चैप्टर नंबर 9th में चैप्टर नंबर 20 संस्कृत भाषा का विशिष्ट महत्व क्या है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, यहाँ पर हेडिंग में ही ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा की विशिष्टता क्या है। बहुत क्लियर पहले हमें ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम भाषा बोलना सीखते हैं, न कि उसको सीखते हैं। पहले हम गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, उसी तरह संस्कृत पहले हम बोलना सीखते हैं, उसके बाद फिर उसका ग्रामर हम सीखते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात और सबसे मोस्ट टिप्स मैं आपको ये दे दूं कि किसी भी भाषा को बोलने से ही उस भाषा को हम अपने जीवन का एक पार्ट बना सकते हैं। संस्कृत भाषा भी उसी तरह है। यदि वयम संस्कृतम वक्ष्यामश्चेत वयम संस्कृतज्ञः भवामः। यदि हम संस्कृत बोलेंगे तभी हम संस्कृत के भीतर जाकर के संस्कृत का अनुभव कर सकते हैं, उसकी हम अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ पर भाषा के वैशिष्ट्य के बारे में जो चर्चा करते हैं उसमें यही कहते हैं। संस्कृत भाषा की जो विशिष्टता है उसको समझने के लिए, संस्कृत भाषा के बारे में कुछ जानने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित तो हुए, लेकिन हम संस्कृत भाषा को यदि बोलेंगे, संस्कृत भाषा को थोड़ा अपनाएंगे, संस्कृत भाषा को अपनी मानेंगे, तभी हमें बात पता चलेगी। क्योंकि भाषा की माँ संस्कृत भाषा है। ये जब हम कुछ बोलना भी नहीं जानते थे तब भी ये भाषा थी। हमारे यहाँ साइंस तो बहुत आगे तक पहुंचा, पृथ्वी के बाहर भी पहुंच गया, और तब जिस भाषा ने उसका सहाय करी है वो ये संस्कृत भाषा है। कहते हैं कि नासा ने जब रॉकेट भेजे और उसके भीतर मानवी को भी भेजा, जब पहली बार मानवी वहां पर पहुंचा तब उसे जो मैसेज देना था वो बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने ट्राई करी, लेकिन वो समझ नहीं पाए। क्यों? बोले वहां पर शब्द जब पहुंचते हैं तो शब्द उसी परिभाषा में नहीं पहुंचते, उसी लिमिट में नहीं पहुंचते। यहाँ पर से जैसे भेजते हैं तो यहाँ पर आई एम ए टीचर, लेकिन वहां पर तो कुछ अलग ही हो जाता है। तो फिर वहां पर आई एम ए सब कुछ इधर उधर हो गया और टीचर तो कहीं और, तो फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। मतलब पूरे
सेंटेंस का मीनिंग ही अलग हो जाता है, या तो कुछ अर्थ निकलता ही नहीं, या तो अर्थ निकलता है तो सामने वाला समझता नहीं। तब संस्कृत भाषा जो थी उसने वास्तव में उसकी सहाय करी। क्यों? बोले संस्कृत भाषा स्वयं एक एक शब्द अपनी भाषा में अपनी विभक्ति और वचन को लेकर के चलती है। प्रत्येक शब्द सिद्ध है और शुद्ध है, इसीलिए वो न केवल पृथ्वी पर लेकिन आदि अन्य अन्य ग्रहों पर भी चलती है, और उसका उपयोग हम वास्तव में कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग संस्कृत भाषा के स्टूडेंट्स के नाते मैं आपको कह सकता हूं, और एज ए टीचर भी मैं आपको इसके बारे में बहुत सारे प्रूव और बहुत सारी उनकी विशिष्टता के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन टिल नाउ हम लोग संस्कृत भाषा की विशिष्टता को लेकर के जो हमारे चैप्टर में कहना चाहते हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृत भाषा की जो बलक बिलक महत्वता और उसी के साथ उनकी जो भी क्वालिटीज है, उनकी जो भी विशिष्टता है, उनकी जो विशेष गुणवत्ता है, और संस्कृत भाषा के चलते हम किस तरह से ग्रो और अपग्रेड हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ जाने। कहते हैं कि जो नई चीजें होती है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी नई नई होती है, लेकिन जो जितना प्राचीन होता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा होती है। ये संस्कृत भाषा भी उसी तरह है, ये प्राचीन है इसीलिए ये नवीन भी है। ये जितनी प्राचीन और ओल्ड है उसी तरह ये अपग्रेड और अपडेट होने में और सबसे ज्यादा उपयोगी होने में आगे साबित हुई है। हम जिस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो कंप्यूटर में भी वास्तव में मैसेज को क्रॉस करने के लिए, पास करने के लिए इसी भाषा का उपयोग होता है। तुम तो यहाँ से एबीसीडी टाइप कर रहे हो, लेकिन वहां क्या एबीसीडी है वो कंप्यूटर को तो पता ही नहीं है। लेकिन जब हम किसी लैंग्वेज को चेंज करते हैं, किसी फॉन्ट को चेंज करते हैं, किसी एंगल को, या तो किसी भी तरह का चेंज समझ लो, शेप हो कि अल्फाबेट्स हो कि कोई आकृति हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो चेंज करने के वक्त कंप्यूटर को ये नहीं पता है कि ये क्या कर रहा है। तब संस्कृत भाषा ही उस कीपैड के बीच में अपना एक माध्यम होते हुए उसी के चलते पूरा कंप्यूटर चलता है, और उसी के चलते ये पूरी वैज्ञानिक पद्धति है वो आगे आगे और बढ़ी। यदि कंप्यूटर नहीं होता तो बहुत कुछ नहीं होता। इंटरनेट की सबसे बड़ी आधारशिला ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर मींस जितने भी कंप्यूटर वाइज जितने भी है, आजकल तो हमारा मोबाइल भी कंप्यूटर हो चुका है, तो उसके चलते संस्कृत भाषा हमारे हाथ में ही है। यदि आप गीता लेकर के नहीं बैठे हो, आप रामायण और भागवत लेकर के नहीं बैठे हो, आप वेद को और पुराणों को, श्रुति और स्मृतियों को अपने हाथ में लेकर नहीं बैठे हो, कोई बात नहीं। आप अपने हाथ में मोबाइल लेकर के बैठे हो, मतलब आप संस्कृत को अपने हाथ में लेकर के बैठे हो, और इसीलिए हमें संस्कृत भाषा की जो विशिष्टता है वो जानने के लिए हमें उत्कटता और उसके लिए पूरी पूरी हमारे भीतर उत्कंठा होनी चाहिए। और उसी उत्कंठा के साथ आइए हम संस्कृत भाषा की विशिष्ट जो महत्ता है उसको जानने का प्रयास करें। संस्कृत भाषा का जो महत्व है, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि संस्कृत भाषा के बारे में हमारे बिलक बिलक जो शास्त्रकार है वो क्या कहते हैं। सबसे पहला है हमारा पैराग्राफ, जिसमें आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में भी ये बातें दिखाई है, लिखी हुई है। हम सबसे पहले उसको संस्कृत के फॉन्ट में ही समझने का प्रयास करें। वयम जानीमः यत् संस्कृत भाषा सर्वासां भाषा जो भारतीय भाषाणां जननी वर्तते, अथ च संसारे याः भाषाः सन्ति तासु सा प्राचीनतमा भाषा, अस्याः भाषायाः अनेकविध वैशिष्ट्यम् अस्ति। अत्र उदाहरण रूपेण किंचित वैशिष्ट्यं प्रदर्शयामः। ओके, आपको लगता होगा कि ये मानो जैसे प्राचीन समय में संस्कृत भाषा को जिस भोजपत्र में लिखते थे उसी तरह यहाँ पर दिखाया गया है। संस्कृत भाषा के बारे में सबसे पहले क्या कहते हैं कि वयम जानीमः। वैसे यहाँ पर जिसने भी ये चैप्टर बनाया होगा वो कहते हैं कि हम लोगों ने तो जाना हुआ है, लेकिन हमें वास्तव में बहुत कुछ नहीं पता है। यहाँ पर कहते हैं वयम जानीमः यत्, हम लोग जानते ही है कि यत् संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी वर्तते। हम सब ये जानते ही है कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। ओके, ये पूरी लाइन में मुझे तो एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने यहाँ पर भारतीय भाषा के बारे में बात करी है।
मतलब भारत में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं, आप मुझे काउंट करके कहना, ये आपका मान लीजिए होमवर्क की है, कि भारत में कितनी भाषाओं का उपयोग होता है अभी प्रेजेंट टाइम में, हाल में, वर्तमान समय में भारत में कितनी भाषाएं जीवित है और उनका उपयोग अच्छी तरह से मतलब व्यवहार के रूप में किया जाता है। जैसे कि संस्कृत स्कॉलर्स और संस्कृत यूनिवर्सिटीज और संस्कृत के विद्वान और संस्कृत को पढ़ने पढ़ाने वाले सभी संस्कृत को बोलने में ज्यादातर एक्सपर्ट होते हैं और वो बोलते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम है। भारत में एक या दो ऐसे सिटी भी है, नगर भी है कि जिनमें संस्कृत भाषा को बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश हो या तो अन्य जो प्रादेशिक भाषा हो वो तो बहुत चलती है। तो कौन कौन सी भाषा अभी चलती है जिनको हम व्यवहार के रूप में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे के साथ उसी में डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो आप एक क्लियर करके मुझे कहिए। अब होमवर्क के साथ ही भेजिए कि इतनी सारी भाषा है, उसका पूरा लिस्ट जो भारत में हम लोग बोलते हैं वो आपको काम करना है। तो वयम जानीमः यत् संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी वर्तते। संस्कृत भाषा जो है वो सभी भारतीय भाषाओं की माँ है। जननी वर्तते मतलब वो उसकी माँ है, मतलब जैसे माँ से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा से ही बिलक बिलक भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए जितनी भी भाषाएं हैं बिलक बिलक, वे सभी भाषाएं अपने अपने शब्द को कहीं ना कहीं संस्कृत से टच करती है, जो अंत में बनी और बहुत प्रसिद्ध हुई और बहुत सारे लोग इसी का आश्रय लेकर के अपना काम करते हैं। और अभी हमारी जो जितनी भी या फिर एजुकेशनल हो या तो फिर गवर्नमेंट की जितनी भी कार्य पद्धति है वो जिस भाषा में चलती है वो इंग्लिश भाषा है। तो आंग्ल भाषा में जो चलने वाला काम है वो सबसे वैसे अंत में भाषा हुई, उसके बाद में बहुत सारी प्राकृत भाषाएं बनी, लेकिन इंग्लिश भाषा जब बनी तो उसमें भी संस्कृत का टच है। हम जब ब्रदर बोलते हैं तो उसमें भ्राता शब्द का टच है, मातृ शब्द को लेकर के ही उन्होंने मदर बनाया है। मस्जिद शुद्ध धातु से ही मस्जिद शब्द बना है। इस प्रकार बहुत सारे शब्द जो संस्कृत और इंग्लिश, फादर में से ही पिता, प और फ दोनों एक दूसरे के आसपास ही है, तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द को लेकर के हम लोगों ने संस्कृत और बहुत सारी दूसरी भी भाषाओं को लेकर के हमने ये थोड़ा सर्च भी किया है कि इस प्रकार संस्कृत भाषा का टच सभी में है। तो आप लोग भी ये थोड़ा काम करेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं जो संस्कृत से रिलेटेड भी हो और अभी भारत में उसका उपयोग भी होता है। तो वयम जानीमः यत् संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी वर्तते। हम सब ये जानते ही है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माता है। अथ च संस्कारे याः भाषाः सन्ति तासु सा प्राचीनतमा भाषा। कहते हैं कि संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, संसार में मतलब पूरी दुनिया में, संसार का अर्थ मतलब वह बहुत ये शब्द का व्यापक अर्थ मत करिए, संसार मतलब हमारा पूरी दुनिया, हमारा पूरा वर्ल्ड, मतलब जहां पर कुछ भाषा का उपयोग होता है उसमें, मतलब पूरी पृथ्वी पर पूरी दुनिया में जितने भी भाषा बोली जाती है उसमें तासु सा प्राचीनतमा भाषा, उसमें ये प्राचीन भाषा है, मतलब ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन और सबसे पुरानी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। और प्रसन्न होने की बात यह है कि अभी भी इस भाषा का उपयोग बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है और इसी का आश्रय लेकर के हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जहां तक विज्ञान पहुंच नहीं पाया उसके पहले तो संस्कृत भाषा के साथ पास वो सारे रिजल्ट थे। इस प्रकार ये प्राचीन भाषा का यहाँ पर उद्भव और इसका विकास भी हुआ। नेक्स्ट, अस्याः भाषायाः अनेक विध वैशिष्ट्यम अस्ति। इस भाषा के बहुत सारे वैशिष्ट्य है, इसके बहुत सारे वैशिष्ट्य है, मतलब बहुत सारी इनमें विशिष्टताएं हैं। अत्र उदाहरण रूपेण किंचित वैशिष्ट्यम प्रदर्शयामः। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कुछ एग्जाम्पल के रूप में वैशिष्ट्यम प्रदर्शयामः,
थोड़ा बहुत कुछ वैशिष्ट्य जो है, इसकी जो विशिष्टता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। कहते हैं आगे कि संस्कृत भाषा का जो वैशिष्ट्य है वो यहाँ पर हम कहेंगे। वी नो दैट Sanskrit language is the mother of all Indian languages, and among the languages that are there in the world, it is the most ancient language. The speciality of this language is manifold. Here some distinction we are pointing out by way of example. Okay? हम लोग बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सबसे पहले तो कौन सा वैशिष्ट्य है? प्रथमम वैशिष्ट्यम, पहला जो वैशिष्ट्य है उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। प्रथमम वैशिष्ट्यम की मतलब पहला वैशिष्ट्य क्या है उसके बारे में सबसे पहले हमें जानना होगा। प्रथमम वैशिष्ट्यम, पहला विशिष्ट प्रकरण यह है कि संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु प्राचीनतमः ग्रंथः वर्तते ऋग्वेदः। अयमपि संस्कृत भाषायाः एव ग्रंथः, एवं संसारस्य प्रथम पुस्तकम् अपि संस्कृतस्यैव वर्तते, न तु कस्याश्चित् अन्यस्याः भाषायाः। कहते हैं कि सबसे पहला पुस्तक, सबसे पहली बुक जिसमें लिखी गई वो है संस्कृत भाषा। प्रथमम वैशिष्ट्यम, पहली विशिष्टता क्या है इस भाषा की, मतलब कौन सी भाषा जो पहली बनी और उसमें ही पुस्तक लिखा गया, वह इसकी पहली विशिष्टता है। प्रथमम वैशिष्ट्यम, पहली विशिष्टता यह है इसकी कि सबसे प्राचीन ग्रंथ, प्राचीन मतलब पहला, यही समझ लो कि संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु, संसार के जितने भी पुस्तकालय मतलब जितनी भी लाइब्रेरीज है उसमें प्राचीनतम ग्रंथ वर्तते, उसमें जो प्राचीन ग्रंथ है वह है ऋग्वेद। आपको ये पता ही होगा कि हमारे भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति में 4 वेद के नाम है। बिलक बिलक 4 वेदों की यहाँ पर चर्चा है। कौन से 4 वेद है? अलग 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 4 वेदों के बारे में जो चर्चा करते हैं हमारे यहाँ, उसमें पहला जो वेद हुआ वो है ऋग्वेद। जो यहां पर हमारे पास है ऋग्वेद, फिर उसमें से दूसरा वेद बना यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद। ये 4 वेद फिर उसके बाद बने। तो ये 3 जो थे वो तो बाद में बने, पहला ऋग्वेद बना। ऋग्वेद के फिर और 3 भाग कर दिए गए, मतलब टोटली 4 वेद यहाँ हमारे बने गए। यही 4 वेद हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा के, मान लीजिए वही उसका पूरा आधार बिंब है, और उसी के ऊपर हमारी पूरी वैदिक और पौराणिक परंपरा बनी हुई है। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 वेद की भी चर्चाएं करी गई है, लेकिन सबसे पहला है ऋग्वेद, प्राचीनतम ग्रंथ सबसे पहला। और ऐसा भी माना जाता है, और वास्तव में ऐसी ही बात है कि ये वेद खुद बना है, किसी ने बनाया नहीं है, इसीलिए वेद को अपौरुषीय माना जाता है। मतलब किसी ने बनाया नहीं है, अपौरुषेय मतलब इसका कोई क्रिएटर नहीं है, कोई राइटर नहीं है, कोई पोएट नहीं है, ये खुद बने हुए हैं। और इनमें रहे हुए मंत्र वास्तव में हमें वेद जो देव तक ले जाने वाले हैं उसमें से ये एक ऋग्वेद है। तो संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु प्राचीनतमः ग्रंथः वर्तते ऋग्वेदः। संसार के जितने भी वेद है उसमें से प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो है ऋग्वेद। अयमपि संस्कृत भाषायाः एव ग्रंथः। ओके, किसी भी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ वो जब हमें जानना हो तो उसके लिए हमें खास बात ये जाननी पड़ती है कि उस भाषा का पहला ग्रंथ कब बना, किसने लिखा, किस तरह से उसमें कौन सी बातें करी गई। तो उसमें से एक पूरा एक रिजल्ट निकलता है कि जिससे हमें ये बात पता चलती है कि ये भाषा तब से प्रारंभ हुई होगी।
और उस भाषा का जिस तरह से उपयोग होता है, भाषा के जो विद्वान होते हैं या तो भाषा के बहुश्रुत होते हैं वो उसे ज्यादातर जानते हैं। तब तब भाषा में कौन कौन सी विशिष्टता आई, तब तब भाषा में कौन सी परिवर्तन की बातें पैदा हुई और उसको फिर स्वीकृत किया गया, उन बातों को जान करके जब भाषा के वैज्ञानिक लोग जब कहते हैं, तब ये बात हमें पता चलती है कि भाषा तब तब बनी, तब तब बढ़ी, तब तक विनष्ट हुई। तो उसके पुस्तक हो तो पता चले कि भाषा तब से बनी। इस प्रकार यहाँ पर संसार का जो प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद, वो भी संस्कृत भाषा में ही है। अयम अपि संस्कृत भाषा यह एव ग्रंथ, यह भी संस्कृत भाषा में ही बना। एवं संसारस्य प्रथम पुस्तकम अपि, संसार का, संसार मतलब दुनिया का, प्रथमम पुस्तकम पहला जो पुस्तक बना वो भी संस्कृतस्य वर्तते, वो भी संस्कृत में ही लिखा गया। न तो कस्याश्चित अन्यस्याः भाषायाः। ओके, एक बात तो यह है कि माँ होती है तब फिर उससे बेटे होते हैं, पहले हमारे पेरेंट्स होते हैं, फिर उनसे हम बनते हैं, फिर पूरे उस तरह से वंश परंपरा चलती है। उसी प्रकार संस्कृत भाषा पहले एक ही थी, उसी से सारे अलग अलग भाषाओं और भाषा की उपभाषा और फिर जैसे जैसे उपयोग होता चला उस तरह से भाषा बनती गई, लेकिन पहली भाषा संस्कृत ही थी। तब फिर जो पुस्तक बनेगा वो तो संस्कृत में ही बनेगा, इसलिए न तु कस्याश्चित अन्यस्याः भाषायाः, दूसरे कोई भाषा के बारे में तब कुछ चर्चा नहीं हुई, तब अन्य कोई भाषा में कोई पुस्तक नहीं बनी, क्योंकि तब संस्कृत एक ही थी। संस्कृत भाषा ही बोलनी, लिखनी, उसी को समझनी, उसी को पढ़नी, उसी में ही सब कुछ व्यवहार चलता था। उसी लिए न तो कस्याश्चित अन्यस्याः भाषायाः, यहाँ पर कहते हैं कि अन्य कोई भाषा में पहला पुस्तक नहीं बना, संस्कृत में ही बना। ओके, ट्रांसलेशन क्या कहते हैं कि द फर्स्ट स्पेशल फीचर Rigved is the most ancient treatise among all the libraries of the world. This also is a book of none other than Sanskrit language. Thus, the first book of the world is of Sanskrit only and not of any other language. इस प्रकार यहाँ पर बात कहते हैं कि संस्कृत भाषा ही सबसे पहली उपयोग में आई। नेक्स्ट, बाद में बात करते हैं दूसरी विशिष्टता के बारे में। द्वितीयम वैशिष्ट्यम अस्ति, दूसरी जो विशिष्टता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी विशिष्टता क्या है? कहते हैं कि दूसरी विशिष्टता यह है कि द्वितीयम वैशिष्ट्यम संस्कृत भाषा यहाँ या वर्णमाला अस्ति तत्र यह वर्णक्रमः निर्धारितः वर्तते सह वैज्ञानिकः तार्किकश्च अस्ति प्रकृतितः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः यत् उच्चारण तंत्रं प्राप्तमस्ति तस्य अनुसरणं कृत्वा अत्र वर्णमालायां वर्णानां क्रमः निर्धारितो वर्तते। उच्चारण तंत्रस्य अनुसारम् अकारस्य उच्चारणं प्रथमं भवति, अतः वर्णमालायाम् अकारः प्रथमं वर्तते। एवमेव व्यंजन वर्णेषु ककारस्य क्रमः पूर्वं चकारस्य च क्रमः पश्चात् वर्तते। तस्यापि कारणम् इदम् एव अन्यासु भाषासु याः वर्णमालाः सन्ति तत्र एतादृशः तार्किकः वैज्ञानिकश्च क्रमः न मिलति। बहुत सुंदर बात है यहाँ पर द्वितीय विशिष्टता की। हम लोग अलग अलग भाषा के जो शब्द होते हैं, अलग अलग भाषा के जो अल्फाबेट्स होते हैं या तो वोवेल्स होते हैं, उनको हम जब बोलते हैं, ओके, हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं यहां से करूंगा, आप वहां करेंगे। ओके, जब हम क ख ग घ और ग बोलते हैं तब कहां से वो शब्द बाहर निकलता है वो आप एक बार देखिए। ये आपके कंठ में से निकलेगा, क ख ग घ और ग। फिर जब आप च छ ज झ और य बोलते हैं तब आपके तालू में से वो शब्द बाहर थ्रो होता है। तो च, तो टंग जो है वो ऊपर तालू में, छ, फिर ज, फिर ज और य। फिर और 5 वर्ड है, ट ठ ड ढ और ण। ट ठ ड ढ, ये 4 शब्द बोलने से हमारी टंग मूर्धा मतलब ऊपर वाले जो तालु क्रॉस में च,
और मूर्धा मतलब ऊपर, ट, फिर ठ, तो वहां फिर और एक है, हम लोग और 5 शब्द बोलते हैं जिसमें हम हमारे टीथ का उपयोग करते हैं, जैसे कि त, फिर थ, फिर द, फिर ध और फिर न। त, थ, द, ध, न। तो हमारे टीथ के उपयोग किए बिना हम ये 5 शब्द को नहीं बोल सकते। और फिर लास्ट में है और एक 5 वर्ड जिनका उपयोग करते वक्त आपको अपने दोनों लिप्स का उपयोग करना होगा, जैसे कि प, फिर फ, फिर ब, फिर भ और फिर म। तो प, फ, ब, भ और म, ये 5 शब्द या तो ये 5 अक्षर जब आप बोलेंगे तो आपको ये अल्फाबेट को प्रोनाउंस करने के लिए ये लिप्स का उपयोग करना होगा। तो क ख ग घ घ कंठ, च छ ज झ ञ तब अपना तालु, फिर ट ठ ड ढ ण तो मूर्धा, त थ द ध न तो आपके दांत और प फ ब भ म तो आपके ओष्ठ मतलब आपके लिप्स। यहाँ द्वितीय जो वैशिष्ट्य है वो इसी के ऊपर है। मतलब हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, जिन शब्दों के बारे में हम कुछ जानते हैं, बोलते हैं, या तो उनके बारे में जब डिस्कस करते हैं तब हमें ये पता नहीं होता कि हम जो बोल रहे हैं वो कहाँ से बोल रहे हो, हम तो बोलते ही रहते हैं। मतलब कोई भी भाषा बोलो, कोई भी शब्द बोलो, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ से बोल रहे हैं। और किसी भी भाषा में ये विज्ञान बाहर ही नहीं प्रकट हुआ, सबसे पहले संस्कृत ने ये जान करके बताया, ये कहा कि वास्तव में जो हम वर्णमाला बोलते हैं, मतलब हमारी ABCD अल्फाबेट्स हो, या तो गुजराती हिंदी के क ख ग घ हो, या तो संस्कृत के ऐ उण रुल रुक ए ओंग ए ओच है वरट लण यमंगण नम जबई घड़दस जबगड़दस खप छट थ चट तौ कप्पे शस सर हल ये हो। ठीक है, तो ABCD हो तो ABCD से लेकर Z तक, या तो फिर क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक, या तो फिर ऐ उण से लेकर हल तक। सारी भाषाओं में जितनी भी भाषाएं हैं उसके अलग 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 बिलक बिलक जो भी अल्फाबेट्स हो, वो कहां से बोला जाता है वो तो पता ही नहीं है किसी को, और किसी ने वो जानने की कोशिश ही नहीं करी। बहुत सारी तो ऐसी भाषा है कि जिनको बोलते वक्त वो क्या बोलते, बहुत सारे तो मिक्स ही वर्ड है। जैसे गुजराती में पूरे पूरे वर्ड है, क पूरा है, ख पूरा है, इंग्लिश में ABCD, बहुत सारे जॉइंट भी है जैसे एक्स। लेकिन कौन सा ऐसा शब्द है जो कहां से निकलता है, कौन बोलता है, कहां से उसका प्रोनाउंस होता है, वो किसी ने नहीं बताया, किसी ने उसके बारे में कुछ सर्च आउट नहीं किया। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा की जो विशिष्टता है वो यही है कि संस्कृत भाषा के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक स्वर और प्रत्येक अक्षर को सिद्ध किया गया कि यहाँ से प्रकट होता है, यहाँ से ये बनता है, यहाँ से वो बोला जाता है, इस तरह से उसे लिखा जाता है। बाकी भाषा लिखना और बोलना ये दोनों अलग चीज है। कोई बहुत सारी भाषा ऐसी है कि जिसमें अल्फाबेट्स नहीं है जिससे को लिखा जाए, उसमें सिर्फ शेप्स है। चाइनीज भाषा में कोई शब्द ही नहीं, उसमें सिर्फ शेप्स है, आकार है, जिसके कारण हम ये समझ सकते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं। तो जो दूसरी विशिष्टता है वो ये है, यहाँ पर कहते हैं संस्कृत भाषा यह या वर्णमाला अस्ति। संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है, मतलब वर्णमाला का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में बोले जाने वाली ABCD, मतलब वही जो हमने एक बार मैंने आपको कह करके सुनाई। कहते हैं कि संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है उसके जो वर्णक्रम है, वर्णक्रम का अर्थ यह होता है कि एक के बाद एक, क के बाद ख ही क्यों आया, अ के बाद ई ही क्यों आया, ये यहाँ पर फिक्स है। गुजराती में, हिंदी में क ख है, तब इंग्लिश में ए के बाद बी है, फिर सी है, फिर डी है, और गुजराती में कहाँ बी और कहाँ सी और कहाँ डी, कोई मैचअप ही नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है तत्र यह वर्णक्रम निर्धारित वर्तते। संस्कृत भाषा के पूरे वर्णक्रम को निर्धारित किया गया, मतलब वो फिक्स है, वो कभी बदल नहीं सकते, वो कभी चेंज नहीं होते। सह वैज्ञानिक तार्किक अस्ति, कहते हैं कि वो वैज्ञानिक भी है और तार्किक भी है। ये दो शब्द का उपयोग किया गया है, इसके बारे में बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं। कहते हैं कि वो वैज्ञानिक है मतलब साइंटिफिकल है, तार्किक है मतलब उसके ऊपर हम तर्क भी कर सकते हैं कि क्यों ऐसे हुए। आप किसी को ये पूछो कि ABCD में ए ही पहले क्यों है, Z ही पीछे क्यों है। हमारी हिंदी, गुजराती और संस्कृत में तो ए पहले है लेकिन बाद में फिर ई है, फिर ऊ है,
और उसके बाद फिर बाद में हमारे क ख शुरू होते हैं, और यहाँ पर तो आपने डायरेक्ट बी लगा दिया, और लास्ट में आपका एक्स वाई जेड है, और हमारे यहाँ तो जेड बीच में ही आ जाता है, वाई भी बीच में आ जाता है। तो इस प्रकार की पूरी जो फाउंडेशन को बनाया गया तो तार्किक भी है, मतलब उसमें तर्क कर सकते हैं। वास्तव में ये पहले बना है, बाद में अन्य भाषाएं बनी, फिर भी तर्क हम इसी के ऊपर करते हैं, क्योंकि और सारी भाषाओं को तो हमने बोलना लिखना शुरू कर दिया है, और उसके बाद हम जब संस्कृत को देखते हैं तो हमें थोड़ा विचित्र लगता है। वास्तव में यही मेन है और इसी प्रकार सब होना चाहिए था, लेकिन बिलक बिलक भाषाओं की बिलक बिलक जो निर्धारित फाउंडेशन है उसके ऊपर ही पूरी भाषाओं का ग्रामर और उस भाषा का व्यवहार प्रयोग चलता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सह वैज्ञानिक तार्किक अस्ति, वो वैज्ञानिक भी है और वह तार्किक भी है। फिर कहते हैं कि प्रकृतितः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः यत् प्राप्तमस्ति तस्य अनुसरणं कृत्वा, कहते हैं कि उसकी अनुसरण करते हुए, प्रकृति मतलब हमें नेचर से, फ्रॉम दी नेचर हमको जो भी बोलने के बारे में पूरा एक मशीन मिला है। आप ये फील करोगे कि हम जो बोलते हैं उसमें हमारे बिलक बिलक, जैसे हमने पहले ही मैंने करवा दिया, तो वो जब हम बोलते हैं तो वो हमें नेचुरली जो मिला हुआ है कि उस तरह हम बोल सकते हैं। सारे एनिमल्स इस तरह से नहीं बोल सकते। तो हमें ये पूरा एक ज्ञान है, हमारे पास एक पूरी सिस्टम है कि जिससे हम प्रकृति से जो हमें प्राप्त है उससे हम बिलक बिलक वर्णमाला को हम निर्धारित स्थान से बोल सकते हैं। आप दोनों होठ को बिना पैक किए प नहीं बोल सकते। प बोलने के लिए दोनों को बंद करना, बिना दांत के आप त नहीं बोल सकते। ठीक है, तो कहते हैं कि इस प्रकार जो उच्चारण तंत्र है हमारा पूरा, प्रोनाउंस करने के लिए, उच्चारण करने के लिए जो हमारे पास पूरी व्यवस्था है, उसमें अकारस्य उच्चारणम प्रथमम भवति, सबसे पहला उच्चारण हम अ का करते हैं। अतः वर्णमालायाम अकारः प्रथमः वर्तते, इसीलिए वर्णमाला में अकार पहला है, सबसे पहला अ के लिए किसी की भी जरूरत नहीं, इसीलिए अ। फिर कहते हैं अन्य वर्णेषु, मतलब बिलक बिलक जो भी वर्ण है उसमें बिलक बिलक एवं एव व्यंजन वर्णेषु, जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण का अर्थ होता है जितने भी हमारे ए ई आई ओ यू वोवेल्स और उसके बाद और सारे अल्फाबेट्स जिनको हम व्यंजन बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि व्यंजन वर्णेषु क्रकारस्य क्रमः पूर्वः चकारस्य च क्रमः पश्चात वर्तते। कहते हैं कि सबसे पहले ककार होता है व्यंजन वर्ण में, और फिर चकारः क्रमः पश्चात वर्तते, और उसके बाद चकार का 5 मेन है, क च ट त और प, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। इसको भी हम डीपली पूरा समझेंगे। कहते हैं कि कर्कारस्य क्रमः पूर्वम, इंग्लिश में पहले आ जाता है सी, जिससे सी एच से लेकर के च बनता है, और के से क बनता है ना। कई जगह सी का भी के की तरह उपयोग होता है, जैसे सी ए टी कैट, वहां पर कोई ठिकाना ही नहीं है कि कौन से शब्द को किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर व्यंजन वर्णेषु ककार पहले बोला जाता है और चकार बाद में बोला जाता है। इसका भी एक कारण है, तस्यापि कारणम अस्ति, क्योंकि अन्यासु भाषासु यः वर्णमालाः सन्ति तत्र एतादृशः तार्किकः वैज्ञानिकश्च क्रमः न मिलति। कहते कि अन्य जो भाषाएं हैं, बिलक बिलक भाषाओं का जब हम उपयोग करते हैं उसमें इस प्रकार का कोई तार्किक और वैज्ञानिक क्रम नहीं मिलता। यहाँ पर ये सारी बातें मिलती है। क्यों? बोले उन भाषाओं के बारे में किसी ने ये सर्च आउट ही नहीं किया कि उन भाषाओं में क्या उपयोगिता है, कौन से वर्ण को, कौन से शब्द को किस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे और किस तरह से उसका हम उपयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये पूरी व्यवस्था है संस्कृत भाषा में, इसीलिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 में संस्कृत भाषा की विशिष्टता को लेकर के ये बात करी गई है कि अब हम ये भी एक पूरा विचार, जिसको हम वैज्ञानिक और तार्किक बातें कहते हैं, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन बिलक बिलक भाषाओं में क्यों नहीं है और यहाँ पर क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी हम यहाँ तक बातें रखते हैं। आपका आज का होमवर्क जो है उसमें मैंने आपको जैसे कहा कि होमवर्क में आपको सारी भाषाओं के बारे में आप यहाँ पर लिख करके ले आएंगे। सर्वासाम
भाषा नाम संग्रह उपयोगिता च लेख्यम। आपका यह होमवर्क है। सारी भाषा जिसका हम उपयोग करते हैं, मतलब इंडिया में जिस भाषाओं का उपयोग होता है, उन भाषाओं के बारे में आपको एक लिस्ट करना है, उनकी उपयोगिता, उनका स्थान, कौन बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं, उनके बारे में पूरा लिस्ट, एक पूरा सर्च आउट करना है और आप वो होमवर्क में भेजेंगे। ठीक है, ये थोड़ा एक्टिविटी के रूप में भी आप ले तो भी ठीक है, और इसके बारे में आपको जानना भी मिलेगा। और अच्छे से पूरा जीके में से या तो नेट में से या तो आपके जितने भी सोर्स आपको पता हो उसमें से लेकर के आप ये पूरी बात को यहाँ पर क्लियर करके होमवर्क में भेजेंगे। ये हमारा संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य अभी कंटिन्यू रहेगा और दूसरे लेक्चर में भी हम इसे समझने का और प्रयास करेंगे। इस वीक में हमारा पूरा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, फिर ग्रामर पार्ट को भी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 संस्कृत भाषा या वैशिष्ट्यम, और उसी के साथ ये एक्टिविटी और होमवर्क वो भी आपको करना है। ये हमारा पूरा आज का फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पर संस्कृत भाषा या वैशिष्ट्यम चैप्टर नंबर 20 का यहाँ पर हम क्लियर करते हैं। ओके, गुड बाय टू ऑल, टेक केयर।